बरसात की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात कैसे बन गई, आज मैं ये बता रहा हूं। मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहां गई हुई थी और मैं घर पर अकेला था। इस कारण ऑफिस से लेट ही आता था, खाना भी बाहर ही खा लेता था। शनिवार को जब शाम को ऑफिस से निकला तो आकाश काला हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, लगता था कि रात में शायद बारिश होगी। ऑफिस से निकलकर रोड पर आया तो बारिश शुरू हो गई। इस वजह से दोपहिया वाहन भीगने से बचने के लिए सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। रोड पर केवल 4 पहिया वाहन ही दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा कि आज तो बारिश के कारण खाना भी नहीं मिल पाएगा। यही सोचता हुआ मैं चला जा रहा था कि मुझे कोई परिचित बस स्टैंड पर खड़ी दिखाई दी। बारिश की वजह से साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी पड़ोस में रहने वाली मधु जी है। मैंने कार रोकी और फिर पीछे करके बस स्टैंड पर आकर शीशे नीचे करे कि मैं उन्हें ध्यान से देख सकूं, तो मेरा शक सही निकला, वो मधु जी ही थी। मैंने उन्हें आवाज दी तो पहले तो वो मुझे पहचानी नहीं, फिर मुझे पहचान कर गाड़ी की तरफ आ गई। मैंने दरवाजा खोल दिया, वो सीट पर आकर बैठ गई। उनके बैठते ही मैंने कार के शीशे ऊपर कर दिए। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि अच्छा हुआ आप मिल गए, नहीं तो ऐसी बरसात में बुरा हाल होना तय था। फिर वो बोली कि आपने मुझे कैसे पहचाना? तो मैंने उन्हें बताया कि जो गुलाबी साड़ी वो पहने हुई है उसी की वजह से मेरी नजर आप पर पड़ी, नहीं तो बरसात में अगल बगल में नजर पड़ना मुश्किल काम है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि आपने मुझे इस साड़ी में कब देखा? तो मैंने उन्हें बताया कि वर्मा जी की लड़की की शादी में वो यही साड़ी पहन कर गई थी। ये सुनकर वो बोली कि आपकी नजर बड़ी तेज है। मैंने कहा हाँ सो तो है, एक फोटोग्राफर की नजर है, एक बार जो देख लेती है वो याद रखती है। वैसे भी उस दिन आप इस साड़ी में गजब ढा रही थी। ये सुनकर वो मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखकर बोली कि मुझे तो लगता था कि आप अपनी पत्नी के सिवा किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते हैं। मैंने शरारत से कहा कि हुस्न को जो ना देखे वो बेवकूफ है। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि चलिए, आज आपका ये रूप तो सामने आया, नहीं तो सब समझते थे कि आप बहुत बोर किस्म के इंसान हैं, जिसकी दुनिया की खूबसूरत चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा कि कभी दिलचस्पी दिखाने का मौका मिला नहीं। आज मिला तो आपको राह चलते में पहचान लिया, नहीं तो मैं रास्ते में किसी के लिए रुकता नहीं हूं और ना ही किसी को लिफ्ट देता हूं। बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। मधु जी बोली कि आज तो अगर आप न मिलते तो ऐसे तूफान में घर पहुंचना भी मुश्किल हो जाना था। तेज बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने कार सड़क के एक तरफ खड़ी कर दी। वो बोली कि क्या बात है? मैंने उन्हें बताया कि तेज बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कार एक तरफ खड़ी कर ली है। बारिश की रफ्तार कम होते ही चलते हैं। वो मेरी बात सुनकर संतुष्ट नजर आई। कुछ देर बाद बारिश कम ना होती देख मैंने ऐसे ही चलने का तय किया और कार को स्टार्ट करके चल दिया। रास्ते में ढाबे के सामने कार रोक ही रहा था कि वो बोली कि खाना आप आज मेरे साथ खाएगा, ये भी बाहर गए हुए हैं, मुझे भी साथ मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैंने कार आगे बढ़ा दी। हमारी कॉलोनी अभी नई बसी थी, इस कारण से बसावट कम थी। मैंने उनके घर के आगे कार रोकी तो वो बोली कि कार अंदर कर लीजिए। मैंने उनकी बात मानकर कार घर के अंदर ले ली। कार से निकलकर घर के अंदर जाने तक हम दोनों भीग कर तर हो गए थे। दरवाजा खोलकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। मैं ड्राइंग रूम में ही रुक गया, वो अंदर चली गई और कुछ देर बाद तौलिया लेकर आई और मुझे देकर बोली कि आप पानी पोंछ लीजिए, काफी भीग गए हैं। मैंने तौलिया लेकर उससे सर के बाल पोंछे और चेहरा आदि साफ करने लगा। वो फिर कुछ लेने चली गई। इस बार पानी का गिलास लेकर लौटी। मैंने उनसे कहा कि आप पहले कपड़े बदल ले, आप भी भीग गई है, पानी वगैरह बाद में हो जाएगा। तो वो बोली कि पानी तो आ गया है, अब मैं कपड़े बदल कर आती हूं। ये कहकर वो अंदर चली गई। मैं वही सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश और तूफान के कारण बहुत तेज आवाज आ रही थी। मेज पर पड़े अखबार को उठाकर देखने लगा। 1-2 पन्ने ही पलट पाया था
कि मधु जी कपड़े बदलकर वापस आ गई थी। इस बार वो हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनकर आई थी, जिसमें उनकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। मैं उनको एकटक देखता रह गया। फिर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर मैंने अपनी नजरें घुमा ली। वो ये सब देख चुकी थी। उनकी नजरों में शरारत की चमक मुझे दिख रही थी। मैंने कहा कि ये रंग भी आप पर खूब जमता है। वो बोली कि अब लगता है आप फ्लर्ट करने पर आ गए हैं। मैंने कहा कि आप जैसा भी समझे मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वो मुस्कुरा कर बोली कि क्या लेंगे चाय या कुछ और? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोली कि रात हो गई है, ठंड भी बढ़ गई है, अगर हार्ट से परहेज ना हो तो। मैं उनकी बात को समझकर बोला कि नहीं, परहेज तो नहीं है, वैसे भी घर पर ही है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब ड्राइव करना होता है तो परहेज करता हूं। वो मेरी बात सुनकर बोली कि आज तो मौसम भी साथ दे रहा है। मुझे उनकी बात सुनकर लगा कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो कल्पना से परे होगा। कुछ कर नहीं सकता था, ऐसे उठ कर भी नहीं जा सकता था। मेरी हां सुनकर वो ड्रिंक बनाने चली गई। जब आई तो प्लेट में 2 ग्लास और प्लेट में नमकीन वगैरह था। वो उसे मेज पर रखकर चली गई। फिर जब दोबारा आई तो स्काच और बर्फ हाथ में थी। अब महफिल सजने का सारा साधन था। उन्होंने गिलासों में स्काच डाली और बर्फ डालकर पानी से गिलास भर दिए। फिर एक गिलास मेरे हाथ में देकर बोली कि आज तो मेरे भाग्य में छिंका फूट गया है, जो भी मांगोगी वो मिलेगा। हम दोनों ने गिलास लेकर चीयर्स किया और सिप लेने लगे। मैंने उनसे पूछा कि पार्टी में कभी आपको ड्रिंक लेते नहीं देखा, तो वो बोली कि जब खास पार्टी होती है तभी लेती हूं। एक गिलास खत्म होने के बाद हम दोनों की शर्म चली गई थी। दूसरे गिलास के हाथ में आते ही अंदर की बातें बाहर आने लगी। वो बोली कि आपसे बात करने की इतनी इच्छा होती थी, लेकिन आप किसी को घास ही नहीं डालते थे, इसलिए मन मसोस कर रह जाती थी। मैं ही नहीं, सारी औरतें ही आपको पसंद करती है। मैंने ये सुनकर कहा कि ये बात सुनकर मेरी पत्नी की चिंता बढ़ जाएगी, तो वो बोली कि उन्हें सब पता है कि आपको लेकर क्या कानाफूसियां होती है, लेकिन वो सुनकर हंसकर उड़ा देती है। मुझ पर भी नशा हो रहा था। मैंने कहा कि आपको कई बार देखा था और लगा कि आप सबसे अलग नजर आती है। कुछ तो बात है आप में जो आपको सबसे अलग करती है, लेकिन कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हर पार्टी में आपको ध्यान से तो देखा ही है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि चलो, ये सुनकर अच्छा लगा कि कोई हमें ध्यान से देखता तो है, नहीं तो लगता था कि सारा सजना स्वरना बेकार ही चला जाता है। हमारे ये तो कुछ बोलकर राजी ही नहीं होते हैं। मैंने कहा कि पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं अपनी प्रशंसा सुनकर बीवी सर पर ना चढ़ जाए। मेरी बात सुनकर वो बोली कि वो तो पहले से ही ऊपर चढ़ी हुई होती है, अब क्या करेगी। मैंने पूछा कि मेरे में ऐसा क्या खास है जो औरों से अलग लगता है, तो वो बोली कि आप सबसे अलग कपड़े पहनते हैं जो आप पर जंचते हैं। अपनी उम्र के मुताबिक कपड़ों में आप हमेशा औरों से अलग नजर आते हैं। व्यवहार भी अलग है, गाली वगैरह नहीं देते, ये सब बातें आपको अलग करती है। मैं उनकी बात सुनकर बोला कि आप तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाकर मानेगी, तो वो बोली कि नहीं, जो सही है वही कह रही हूं। दूसरा पैक खत्म हो गया था। वो नया पैक बनाने चली गई। जब आई तो उनकी चाल में कंपन था। वहां आकर मेरे सामने बैठ गई और बोली कि खाने में क्या खाएगे। मैंने कहा कि अब खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना सब खा लिया है, खाना आप मेरे लिए ना बनाए। वो बोली कि ये तो हो नहीं सकता, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। इसी दौरान बिजली चली गई या बरसात के कारण काट दी गई थी। कमरे में घना घुप अंधेरा हो गया। बाहर से पानी और हवा की सायसानी की आवाज ही आ रही थी। उनके यहां इन्वर्टर नहीं था, सो अंधेरा दूर करने के लिए कोई और साधन करना जरूरी था। मैंने पूछा कि टार्च वगैरह है, तो वो बोली कि नहीं है, मोमबत्ती भी खोजनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं खड़ा हुआ तो वो भी खड़ी होकर अंदर जाने लगी। मैंने रोशनी के लिए मोबाइल की टार्च ऑन कर ली और उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। नशे के कारण हम दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे।
अंदर बेडरूम में घुसते समय मधु जी लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो मैंने उन्हें दोनों बाहों से थाम लिया, उन्हें पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो बेड पर बैठी थी और मैं उनके सामने खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को छुड़ाने की आधी अधूरी कोशिश की तो वो बोली कि डर लग रहा है? नहीं तो फिर कहाँ भाग रहे हैं? कहीं नहीं। आपको खा नहीं जाऊंगी? कोशिश करके देख लीजिए। धमकी दे रहे हैं। नहीं बता रहा हूं। देखते हैं कौन किसको खाता है। हाँ, कुछ देर बाद हम सो गए। बाहर बारिश कम नहीं हुई थी। कमरे का तूफान तो गुजर गया था, लेकिन बाहर का तूफान अभी भी गरज रहा था। आधी रात के बाद बिजली के कौधने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मधु सोई पड़ी थी। मुझे अब घर जाने की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने झकझोर कर मधु को जगाया तो वो बोली कि क्या बात है। मैंने कहा कि बारिश कम नहीं हो रही है, मैं अब जाता हूं। ये सुनकर वो बोली कि मैं अंधेरे में क्या करूंगी। मैंने कहा कि ज्यादा देर करना अच्छा नहीं रहेगा। वो बोली कि मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है। मैंने कहा कि चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो बेड से उठकर बोली कि अपना मोबाइल दो, मैं ढूंढ कर लाती हूं। मैंने उसे मोबाइल की टार्च ऑन करके दे दी। वो कुछ देर बाद दो मोमबत्ती लेकर आ गई। बाहर बारिश अपने रौद्र रूप में थी। मैंने उससे कहा कि वो बाहर ना आए, मैं भी चुपचाप गाड़ी बाहर निकाल कर चला जाऊंगा। वो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर ले और कोई बात हो तो मुझे फोन कर ले। ये कहकर मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आया और अपनी पेंट में हाथ मारकर देखा कि पर्स और चाबी वगैरह सब है या नहीं। फिर गेट खोल करके गाड़ी बिना बत्ती जलाए बाहर निकाली और घर के गेट को बंद करके चुपचाप गाड़ी ऐसे ही लेकर घर की तरफ चल दिया। इतनी देर में ही बारिश की वजह से पूरा भीग गया था। घर पहुंचकर चाबी से गेट खोला और गाड़ी अंदर करके गेट को बंद कर दिया। घर में आकर घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। हमारे यहां इन्वर्टर होने के कारण बिजली आ रही थी। मैं पानी में पूरा तरबतर था, सो कपड़े उतारने के लिए अंदर बेडरूम में चला गया। रोशनी में जब कपड़े उतारे तो पता चला कि आज शरीर की क्या हालत हुई है। सारा शरीर पानी से चिपचिपा हो रहा था। कमर से नीचे सारा गिला गिला था। बाथरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़े होकर सारे शरीर को धोया और तौलिया लपेटकर बाहर आया, तभी बिजली भी आ गई। बेडरूम में पड़े अपने गंदे कपड़ों को उठाकर वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़े पहनकर घर में घूमकर देखने के बाद बेड पर आकर बैठ गया। इतनी मेहनत करने के बाद अब भूख लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। कोई फल भी नहीं था। पानी पीकर पेट भरा। तभी फोन बजा। उठाया तो दूसरी तरफ मधु थी। वो बोली कि अब तो बत्ती आ गई है, मैं नहाने जा रही हूं। मैंने उसे बताया कि मैं भी नहा कर आया हूं। वो बोली कि 2 बज रहे हैं, देखते हैं नींद कब आती है। मैंने कहा कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन कुछ खाने को नहीं है। वो बोली कि खाना तो हम भूल ही गए। मैंने उसे कहा कि वो चिंता ना करे, आराम करें, अब सुबह ही कुछ देखेंगे। ये कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे भी नींद आ रही थी, सो मैं भी सो गया। सुबह रविवार था, सो देर तक सोने का विचार था, लेकिन फोन के अलार्म ने जगा दिया। उठकर बैठा तो देखा कि 8 बज रहे थे। तभी घर की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि मधु खड़ी थी। उसके हाथ में कैसरोल था। वो बोली कि नाश्ता बनाकर लाई हूं, कर लीजिएगा। ये कहकर वो कैसरोल हाथ में थमा कर चली गई। मैं हैरान सा खड़ा रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर दरवाजा बंद करके कैसरोल किचन में रखकर चाय बनाने लगा। चाय पीकर नित्यक्रम करके नहाने चला गया। नहाने के बाद कैसरोल खोल कर देखा तो उसमें आलू के पराठे थे। चाय बनाकर नाश्ता किया। इसके बाद धन्यवाद कहने के लिए मधु को फोन करने की सोच ही रहा था कि उसका फोन आ गया। वो बोली कि मेरे हाथ के पराठे कैसे लगे। मैंने उसे बताया कि पराठे बढ़िया थे और खाकर मन तृप्त हो गया है। मेरी बात सुनकर वो हंसकर बोली कि बड़ी जल्दी तृप्त हो जाते हैं। मैंने कहा कि हाँ, ऐसे ही है। वो बोली कि लंच बना रही हूं। मैंने उसे मना किया और समझाया कि इसके बाद वो मुझसे कोई संपर्क नहीं रखेगी। ज्यादा संपर्क सही नहीं रहेगा।
उसे मेरी बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि मैं उसका कैसरॉल आते जाते में वापस कर दूंगा, तो वो बोली कि वो उसे खुद ले जाएगी। हमारी बात खत्म हो गई। मैं सोचने लगा कि कल की बरसात की रात ना भूलने वाली रात बन गई है। इतना बढ़िया प्यार बहुत दिनों बाद किया था। दोनों को ही खुशी मिली थी। क्या खेल है, कल शाम तक दो जने अपरिचित से थे और कुछ घंटों में उनके बीच की सब दूरियां मिट गई। इस घटना के बाद हम दोनों को मिलन के कई मौके मिले। उसके बारे में फिर कभी।